हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मार्च में कई सारे आईपीओज आने वाले हैं। तो MTAR टेक्नोलॉजीज के बाद ईज माई ट्रिप ने भी अपना आईपीओ अनाउंस कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में ईज माई ट्रिप के आईपीओ से रिलेटेड सारे डिटेल्स दिखेंगे। जैसा मैं आपको हर आईपीओ के वीडियो में बताता हूँ, उसी तरह मैं इस आईपीओ के वीडियो में भी एक एक टॉपिक कवर करूँगा। जैसे मैं सबसे पहले कंपनी के बारे में बताऊँगा, उनका बिजनेस क्या है, उनके प्रमोटर्स क्या है वो बताऊँगा। उसके बाद मैं आईपीओ का पूरा डिटेल बताऊंगा, ये इशू कब ओपन हो रही है, इसका क्लोज डेट क्या है, इसकी लिस्टिंग कब होगी, प्राइस बैंड क्या है। उसके बाद मैं आईपीओ का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, क्यों ये कंपनी आईपीओ लाने वाली है। उसके बाद मैं कंपनी का फाइनेंशियल बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपका की वैल्यूएशंस बताऊंगा, कंपनी का ईपीएस क्या है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ क्या है, बुक वैल्यू क्या है कंपनी की। एंड उसके बाद मैं कंपनी का कुछ पॉजिटिव्स बताऊंगा। तो ये सब डिटेल्स जो है वो जानना ज़रूरी होता है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के पहले, क्योंकि इससे हमें मदद मिलती है कि आईपीओ में अप्लाई करना या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन लेने में मदद मिलती है। तो बने रहिए मेरे साथ अगले कुछ मिनटों तक। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंच सके। तो आइए अब हम इसके आईपीओ से रिलेटेड सारे डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूं। तो ईज माई ट्रिप जो है एक इंडिया की लीडिंग ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग पोर्टल कंपनी है, जिसके थ्रू हम एयर टिकट बुक कर सकते हैं, रेल टिकट बुक कर सकते हैं, उसके अलावा बस टिकट भी बुक कर सकते हैं, एंड होटल में भी बुकिंग करती है, कार की भी बुकिंग करती है। तो ये जो कंप्लीट एंड टू एंड ट्रैवल रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को। इसकी जो इनकॉर्पोरेशन हुई थी, यानी कि जो कंपनी जो फॉर्म हुई थी, वो ईयर 2008 में हुई थी। एंड जो ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है सॉल्यूशंस का, बिजनेस का या बोलिए सर्विस का, तो वो 3 मॉडल है इनका। एक तो है B2 B2C, तो इन्होंने बिजनेस टू कस्टमर। तो ये जो पहला मॉडल इन्होंने स्टार्ट किया था, जब स्टार्ट किया था कंपनी ईयर 2008 में, क्योंकि उस समय क्या होता था, अगर हमें कहीं जाना है, एयर टिकट लेनी है, तो हमें ट्रैवल एजेंट के पास जाना होता था, या तो हम जाकर डायरेक्टली एयरलाइन के जो विंडो है वहाँ से हम टिकट परचेज करते थे। सो उस समय हम एज ए कस्टमर, हमारे पास कोई पोर्टल नहीं था जिसके थ्रू हम डायरेक्टली हम खरीद सकते थे टिकट। तो इसलिए उस समय ट्रैवल एजेंट जो है वो टिकट बुक करती थी। तो ट्रैवल एजेंट को उन्होंने एक्सेस दिया अपने वेबसाइट का, जिसके थ्रू जो ट्रैवल एजेंट है वो बुक कर सकते थे। उसके बाद 2011 में उन्होंने बिजनेस टू कस्टमर B2C मॉडल स्टार्ट किया, जिसके थ्रू एक नॉर्मल कस्टमर भी जो है, हम जैसे जो कस्टमर है, आप जैसे जो कस्टमर है, वो डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर टिकट परचेज कर सकते थे। एंड थर्ड जो उन्होंने स्टार्ट किया मॉडल, वो किया B2E, बिजनेस टू इंटरप्राइज। सो ये मॉडल स्टार्ट किया उन्होंने 2013 में, यानी कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज में भी बिजनेस के सिलसिले में लोगों का इधर से उधर आना जाना लगा रहता है। सो उन लोगों के लिए भी ये फैसिलिटी उन्होंने स्टार्ट किया। तो देखा जाए तो इन्होंने इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है काफ़ी वाइड है, तीनों मॉडल ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब थोड़ा कंपनी का आईपीओ का डिटेल्स देख लेते हैं। सो आईपीओ जो ओपन होने वाली है वो 8 मार्च को ओपन होगी एंड 10 मार्च को क्लोज होगी। तो 3 दिन का विंडो है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। आईपीओ की जो साइज है करीब करीब 510 करोड़ की है, एंड फेस वैल्यू जो है ₹2 पर इक्विटी शेयर। प्राइस बैंड जो इन्होंने रखा है 186 to 187, तो हमें जो अप्लाई करना है अगर करेंगे तो 187 पर ही करेंगे। लिस्टिंग जो होगी इनकी BSE एंड NSE दोनों पर होगी। अब रिटेल पोर्शन के लिए उन्होंने बहुत ही कम इन्होंने अलोकेट किया, ओनली 10% जो शेयर है वो रिटेल सेक्शन, यानी कि हम जैसे कस्टमर के लिए वो अलोकेट रहेगी। जनरली आईपीओ जब आती है तो कंपनी जनरली 35% करती है रिटेल सेक्शन के लिए, लेकिन इन्होंने ओनली 10% ही रखा है। सो टोटल जो इनके इक्विटी जो आने वाले हैं आईपीओ में, करीब करीब 2.782 करोड़ के साइज रहेगी। तो इसमें 10% आप पकड़ सकते हैं रिटेल पोर्शन के लिए। अब जो लॉट जो रहेगी, मिनिमम जो 1 लॉट रहेगी वो रहेगी 80 शेयर की लॉट रहेगी, एक लॉट। तो मिनिमम अमाउंट जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर 14,960। मैक्सिमम जो है वो 13 लॉट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें 1040 शेयर्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होगी 1,94,480, बिकॉज रिटेल कस्टमर जो है वो 2 लाख से नीचे का ही अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ में। अब जो फाइनल जो इनकी अलॉटमेंट कब होगी वो सब अभी देख लेते हैं। तो अलॉटमेंट जो डेट होगा यानी 16 मार्च को हमें पता चल जाएगी कि किन्हें ये शेयर मिला है और किन्हें अलॉट नहीं हुआ है। तो जिन्हें नहीं मिला है उनको फंड रिफंड हो जाएगी 17 मार्च को, या जिन्होंने ज़्यादा अप्लाई किया है और उन्हें कम अलॉट हुई तो उनको भी रिफंड हो जाएगी 17 मार्च को। उनके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने स्टार्ट हो जाएंगे।
एंड डीमेट अकाउंट में जिन्हें अलॉट हो गई है, डीमेट अकाउंट में जो शेयर है वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे 18 मार्च से, एंड आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी वो 19 मार्च को होगी। तो काफ़ी जल्दी इन्होंने सब प्रोसेस काफ़ी जल्दी जल्दी ही करने वाले हैं। अब थोड़ा कंपनी के प्रोमोटर्स को भी देख लेते हैं। तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं मिस्टर निशांत पिट्टी, रिकांत पिट्टी एंड प्रशांत पिट्टी, तो ये तीनों जो है प्रोमोटर है कंपनी के, और इनका अभी फ़िलहाल जो है होल्डिंग जो है 100% है। बट अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि आफ्टर पोस्ट इशू इनकी होल्डिंग क्या रह जाएगी, यानी कितने परसेंट ये शेयर जो है वो लाने वाले हैं आईपीओज में इनके जो शेयर है। ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ में आने का? तो ऑब्जेक्टिव है, जैसा हम देख रहे हैं आजकल काफ़ी सारे कंपनी जो है लिस्टिंग गेन चाहती है आईपीओ में। जैसा पिछले 1-1.5 सालों से जो ट्रेंड चल रहा है कि काफ़ी सारे जो लिस्टिंग हो रही है, काफ़ी अच्छा गेन हो रहा है, तो कंपनी भी चाह रही है कि वो लिस्टिंग करके अपना कुछ बेनिफिट ले, कुछ पैसे इकट्ठा करे, जिससे वो फर्दर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए वो इन्वेस्ट कर सके। सेकंड है कि अपने 510 करोड़ का जो इक्विटी शेयर है उनको वो लाना है इक्विटी मार्केट में, बिकॉज दे वांटेड टू ऑफलोड देयर होल्डिंग इन द कंपनी। सो इसलिए भी ये ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं। तो मोटा मोटी यही 2 ऑब्जेक्टिव दिख रहा है। बाकी तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस वो हर एक कंपनी बताती है कि उनका ऑब्जेक्टिव है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को सॉल्व करना, तो वो एक है। उसके अलावा अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो पिछले 3 साल का मैं दिखा रहा हूँ। सो FY19 में जो इनके टोटल रेवेन्यू जो थी 151 करोड़ रेवेन्यू थी, एंड FY20 में 179 करोड़। अब इनका जो पैट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 24 करोड़ थी, एंड FY20 में 34 करोड़। तो करीब करीब 30% का ग्रोथ देखने को मिला था FY19 से FY20 में। एंड अगर देखा जाए नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो FY19 में जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उनकी करीब करीब 16% थी, एंड FY20 में वो इंक्रीज होकर 19% हो गई। अब देखिए इनका एक्सपेंसेस जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। FY19 में 109 करोड़, FY20 में भी एक्सपेंसेस बढ़ गए तो 130 करोड़। अब ये जो Q3 यानी FY21 तक का जो अभी इनका रेवेन्यू आया है वो आया है 81.6 करोड़। ऑब्वियसली क्योंकि 2020 जो रही है, खासकर जो ट्रैवल से रिलेटेड जो भी सेक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुई है, क्योंकि कम्प्लीटली एयरलाइन बाहर जाना तो बिल्कुल ये स्टॉप हो गया। डोमेस्टिक ट्रैवल भी स्टार्ट हुई तो काफ़ी कम हुई है। इसके अलावा भी ट्रेन की बुकिंग बंद थी, बस की बुकिंग भी बंद थी, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा है बिजनेस पे। फिर भी इन्होंने 81 करोड़ का इन्होंने अब तक रेवेन्यू जनरेट किया है, और इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है 31.1 करोड़, जो कि पहले आप देखोगे पिछले सालों में 24 करोड़ एंड 34 करोड़ हुई थी। तो अभी 9 मंथ्स में इन्होंने 31 करोड़ का अर्न कर लिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और वो क्यों हुआ? बिकॉज इन्होंने एक्सपेंसेज में कट डाउन हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ बंद थे, कई सारे लोग घर से ऑपरेट कर रहे होंगे, कई सारे लोगों को इन्होंने नहीं दिया रहेगा, आई मीन जो सैलरी मिलती है वो भी होल्ड पे रखा रहेगा। तो ये सब जो है, ये सब के कारण मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर, बट ये सब के कारण लगता है कि एक्सपेंसेस जो है वो कट डाउन हुए होंगे। हालांकि नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए काफ़ी इम्प्रूव हुई है 38.1%, जो करीब करीब ये डबल हो गई है पिछले साल से। तो फाइनेंशियल जो है वो कंपनी का अच्छा दिख रहा है। अब की वैल्यूएशंस देख लेते हैं कंपनी का। तो कंपनी का जो की वैल्यूएशंस में अगर EPS देखूं तो मैं FY19 में जो अर्निंग पर शेयर थी वो 2.70 थी, FY20 में 3.04, एंड अभी तक जो रही FY21 में 2.81। तो काफ़ी कम दिख रही है अर्निंग पर शेयर इनकी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर देखूं तो FY19 में 43.19% थी, जो कि FY20 में गिरकर 32.58% हो गई, एंड अभी जो पिछले 9 महीने में जो हुई है 23.11% है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। बुक वैल्यू देख लेते हैं। सो बुक वैल्यू जो है इसकी 62.33 है इस कंपनी की। अब देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है कि जैसा हम सब जानते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग ट्रैवल एजेंसीज इन इंडिया। मतलब देखा जाए तो मेक माई ट्रिप है, एंड मेक माई ट्रिप का ये कॉम्पिटिटर है। तो इंडिया में देखा तो 3-4 पोर्टल ही हैं जो काफ़ी टॉप 5 कैटेगरी में हम बोल सकते हैं। तो उसमें ये एक कंपनी है जहाँ से हम ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी वाइड है, जैसा मैंने बताया कि B2B2C मॉडल कैटर करती है, उसके बाद B2C भी करती है, तो एंड B2E भी कैटर करती है। तो तीनों मॉडल को ये कैटर करती है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी बड़ा है। प्लस इनकी जो इन हाउस एडवांस टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस इन कंपनी, और इट इज़ इन हाउस, मतलब बाहर से ही आउटसोर्स नहीं करते हैं। जो भी इन्होंने डेवलप किया है
इन हाउस ही किया है, एनालिटिकल्स कैपेबिलिटीज़ भी इन्होंने खुद ही डेवलप किया है अपने कंपनी में, इन हाउस ही किया है। सो इससे मदद होती है कि जो टारगेटेड कस्टमर होते हैं उनको टारगेट करने में मदद मिलती है। अगर ये सब अगर एडवांस टेक्नोलॉजी है एंड एनालिटिक्स करते हैं तो उसी कस्टमर को ज़्यादातर जो उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है उसी को टारगेट करके बनाती है, तो जिससे मदद मिलती है सही कस्टमर तक पहुँचने में, जो कि इनका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। इट्स अ वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड एंड जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है, जैसे मैंने बताया कि इन हाउस इनकी टेक्नोलॉजी है एंड एनालिटिक्स है, तो उसके बेसिस पे जो कस्टमर को कम्युनिकेशन पहुंचाती है, बहुत ही सही तरह के कस्टमर को कम्युनिकेशन पहुंचाती है, तो एक कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया एंड पेनिट्रेशन भी ज़्यादा हो जाता है इसके कारण। तो दोस्तों ये सब जो थी कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया, ईज माई ट्रिप से रिलेटेड डिटेल्स। तो ये सब डिटेल्स देखने के बाद हमें लगता है कि देखना चाहिए कि हम इसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। हम कुछ महीने का ट्रेंड देखें तो ऑलमोस्ट सभी आईपीओ में अच्छी लिस्टिंग हुई है। अगर हम देखें पिछले कुछ महीनों में या पिछले 7-8 महीनों में जो भी लिस्टिंग हुई है, तो 2-3 को अगर छोड़ दे तो बाकी सबकी लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई है। तो इसमें भी उम्मीद है कि लिस्टिंग अच्छी होगी, क्योंकि एक तो ये पहली ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनी है जो लिस्टिंग के लिए जा रही है, तो इसका भी बेनिफिट इस कंपनी को ज़रूर मिलेगा। लेकिन अभी हमारे पास सोचने के लिए 4-5 दिन का टाइम है। हम इसके जीएमपी पर भी नज़र रखेंगे, यानी कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उस पर भी नज़र रखेंगे। अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो चल रही है इसकी वो 155 से 165 रुपीज़ के बीच में चल रही है। तो ये अभी इनिशियल फेज है एंड धीरे धीरे मुझे लगता है ये जीएमपी रेट भी बढ़ेगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या बज़ दिख रहा है इसके बारे में मार्केट में, और उसके बाद हम चाहे तो अप्लाई करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पता चले। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना व्यू भी डाल सकते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास आता रहूँगा। तो चलिए अब वीडियो क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।